नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम मुर्गी पालन में पढ़ने वाले हैं अंडे की संरचना। तो सबसे पहले अंडे की संरचना की बात करें तो अंडे की संरचना अगर हम देखें तो अंडे की संरचना में 4 भाग होते हैं। सबसे बाहर होता है छिलका। छिलका ही आगे चलकर क्या कहलाएगा? कवच। तुमको समझना चाहिए कि छिलका या कवच का काम रक्षा करना है। सबसे बाहर की तरफ वाला भाग छिलका या कवच है और इसका काम है अंदर वाली चीज़ों की रक्षा करना। ये छिलका या कवच जो है, इसका रंग जो है सफ़ेद या भूरा होता है। इसी के आधार पर अंडे का रंग भी सफ़ेद और भूरा। तो ऐसा मानते हैं कि विदेशी मुर्गियाँ कैसे अंडे देती हैं और देसी मुर्गियाँ भूरे, पर यह बात गलत है। विदेशी मुर्गियाँ भी कैसे अंडे देती है? भूरे। देसी अंडे का रंग भूरा। तो हमको जब भी भूरा रंग दिखे तो हम तो समझेंगे कि अंडा कैसा है? देसी। देसी के भाव ज़्यादा है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि देसी है? तो हम रंग से पहचानेंगे। पर विदेशी मुर्गियां भी जो है वो भूरे रंग के अंडे देती है। तो ये आपको बात समझाना चाहते हैं कि रंग पर नहीं जाना है। काय पर? रंग पर। रंग के चक्कर में धोखा हो रहा है। तो छिलके या कवच के कारण ही रंग निर्धारित होता है। फिर अगर हम दूसरा भाग देखें तो इसके अंदर जो दूसरा भाग है उसका नाम है झिल्ली। कवच से बिल्कुल चिपकी हुई बहुत पतली वाली 0.01 से लेकर 0.02 मिलीमीटर मोटाई की, है ना, अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। अब झिल्ली के अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो हमको तीसरा भाग मिलता है, उसका नाम है स्वेतक। अंडे के अंदर सबसे ज़्यादा जो भाग भरा है उसका नाम क्या है? स्वेतक। स्वेतक को अंग्रेजी में कहते हैं एल्ब्यूमिन, है ना। अब अगर हम बात करें तो चौथे नंबर पर जो पीले रंग का बीच में गेंदनुमा रचना होती है उसको हम कहते हैं पीतक। पीतक मतलब पीला, है ना। और पीले को क्या कहेंगे? यॉक। तो अब यहाँ से हमको एक बात समझ में आई कि अंडे की संरचना में 4 भाग हैं। 4 भागों में अगर हम बात करें तो जो सबसे ज़्यादा भाग है वह है स्वेतक, 56%। अंडे के कुल वजन का कितने परसेंट? 56। कौन है? स्वेतक, अंग्रेजी में एल्ब्यूमिन। अंडे के अंदर पीतक है और यह होता है 32%। ठीक। झिल्ली कुल अंडे के अंदर सबसे कम मात्रा में है 1%। और कवच या छिलका 11%। तो यहाँ से हमको खास खास बातें क्या पता चली कि अंडे में सबसे ज़्यादा स्वेतक है, दूसरे नंबर पर पीतक है, तीसरे नंबर पर छिलका और सबसे कम झिल्ली। हमसे यहाँ पर क्या पूछा जाए तो हमसे पूछा जाएगा कि भाई जो स्वेतक है और जो पीतक है उसका अनुपात बताओ। तो स्वेतक और पीतक का अनुपात है ना, स्वेतक है 56 और ये कितना? 32। देखो, जब भी जिंदगी में अनुपात आए, कौन आए? अनुपात। तो अनुपात मतलब छोटा, तो इसको छोटा करा। तो छोटा करने के लिए 56 को छोटा करा 2 से, तो कितनी बार? शायद 25 3 28 बार, और ये 16 बार। फिर इसको छोटा करा 14 बार और ये 8 बार। फिर छोटा और ये 4। अगर मैं भाग दूं 7 से 4 को तो 2 बार जाने से थोड़ा सा बच जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि लगभग गया कितनी बार? 2 बार। तो 2/1। तो हमसे प्रश्न पूछा जाएगा कि स्वेतक और पीतक का अनुपात अंडे में कितना है? तो हमको बताना पड़ेगा 2:1। तो ये कैसे हल किया वो बताया। परीक्षा में तो पूछे तो उत्तर देना है 2:1। वैसे ही अगर छिलका और झिल्ली का पूछे तो 11:1। फिर अब वो किसी का भी पूछ सकता है। श्वेतक और झिल्ली का पूछे 56:1,
है ना। जब भी परसेंट पूछे तो जिसको पहले बोला उसकी मान पहले रखना, जिसको बाद में बोला उसको बाद में। जैसे झिल्ली और श्वेतक पूछे तो 1/56, पर श्वेतक और झिल्ली पूछे तो, है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण। तो इनके ऊपर प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए लिख दिया। श्वेतक 2 भाग और पीतक 1 भाग। परीक्षा वाले ने इनको पलट लिया, पीतक और श्वेतक कर दिया, तो तुम भी डाटा को क्या कर दो, पलट दो। अब हम बात करते हैं सबसे बाहर वाले हिस्से की, छिलके या कवच की। तो ये जो है, यह अंडे का सबसे बाहरी वाला भाग है जिसको हम कवच कहते हैं, है ना। ये कवच है जिसको छिलका भी कहते हैं और अंग्रेजी में शेल, और इसका एक और नाम है जर्दी, है ना। कुल अंडे के वजन का कितना है, 11%। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मुख्य रूप से बना है कैल्शियम कार्बोनेट, 95% कैल्शियम कार्बोनेट। कवच में 95% कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो इसके ऊपर बारीक बारीक 6000 से 8000 छिद्र होते हैं। इन छिद्र की सहायता से अंदर क्या जाती है, हवा, और हवा गई तो अंदर अगर इसके भ्रूण रहता है, छोटा सा जो रहता है उसको भ्रूण कहते हैं, तो भ्रूण अगर है तो उसको श्वसन करने के लिए हवा मिलती रहेगी, ठीक है। तो इन छिद्रों से ही अंदर क्या जाती, हवा। अब अगर हम बात करें तो ये 6000 से 8000 इस पर क्या है, छिद्र। कुल अंडे के वजन का ये कितने परसेंट है, 11 है, तो अपन लिख ही चुके हैं। चलो एक बार यहाँ भी लिख लेते हैं। तो कुल अंडे के वजन का 11%। दूसरा जो है, इससे बिल्कुल चिपका हुआ जो भाग है वो क्या है, झिल्ली। जैसे आपने सुनकर रखा होगा, चिपका ले फेविकोल से, तो ये फेविकोल वाला भाग। तो ये हो गई झिल्ली, है ना। तो झिल्ली अर्धपारगम्य है, मतलब चार्ज इसको अंदर और चार्ज इसको बाहर नहीं जाने देगी, है ना। दूसरा, बहुत पतली है, मिलीमीटर, और कुल वजन का 1%। अब इसके अंदर बीच में एक गेंदनुमा रचना होती है। वो जो गेंदनुमा रचना है उसको मैंने यहाँ पर लाल कलर के पेन से बना दिया। तो वो जो गेंदनुमा रचना है उसका अगर हम नाम ले तो उसका नाम क्या होता है, पीतक। पीतक की कहानी देखें तो पीतक का रंग कैसा है, पीला, और अपन उसको बोलते भी क्या है, यॉक। अगर पीले रंग का कारण पूछे तो हम बताएंगे जेंथोफिल। तो पीतक के पीले रंग का कारण जेंथोफिल। रक्त का रंग लाल, हीमोग्लोबिन। पत्तियों का रंग हरा, क्लोरोफिल। पीतक का रंग पीला, जेंथोफिल। पीले रंग की मक्का होती है, उसका भी रंग पीला होता है जेंथोफिल के कारण। ठीक, आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को। अब जब आगे बढ़ा रहे हैं तो हमने कहा कि यह जो है कुल अंडे के वजन का 32%, कितने परसेंट है, 32। अब आप भी जानते हो कि अंडे के अंदर कवच तो खाते ही नहीं है, तोड़कर बाहर फेंक देते हैं, और इसका काम ही क्या है, सुरक्षा करना। ठीक, अब अगर हम बात करें तो ये जो पीतक है जिसको यॉक कहा गया है अंग्रेजी में, यही अंडे का सबसे ज़्यादा पौष्टिक भाग है। सबसे ज़्यादा पौष्टिक भाग क्या है, पीतक। यॉक, ठीक।
रंग कैसा है? पीला। और पीले रंग के लिए जिम्मेदार कौन है? ज़ैंथोफिल। अब ये पीतक और कवच के बीच में बहुत सारी जगह खाली है। इस खाली जगह में भी कुछ भरा हुआ है, और इस खाली जगह में जो भरा हुआ है उसको हम कहते हैं श्वेतक। क्या कहेंगे बच्चों? श्वेतक। तो श्वेतक ये हुआ हमारे पास में। श्वेतक को अगर हम देखें तो श्वेतक का रंग सफेद है, इसीलिए उसको क्या कहा? श्वेतक। श्वेतक को अंग्रेजी में एल्ब्यूमिन कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और जो अंडे का 56% भाग है। कितने परसेंट? 56। ठीक। अब अगर हम बात करें तो यह दूसरा, यह तीसरा और ये चौथा, टोटल कितने भाग हो गए? 4। अब ये जो धागे नुमा यहाँ पर आपको गेंद दिख रही है, ये गेंद इधर उधर न भगे, इसके लिए बीच में हमने यहाँ पर कुछ तंतु बांध दिए, और ये जो तंतु है इनको नाम दिया है चला जा तंतु, पर जाने नहीं देते। चला जा तंतु। तो अगर हम बात करें तो अंडे की संरचना में मुख्य रूप से हमको कितनी चीज़ें मिलती हैं? 4। संरचना के अंदर बात कर रहे हैं तो सबसे पहला भाग हमको बाहर की तरफ मिला, जिसको हमने क्या कहा? कवच। दूसरी बात हमने देखी झिल्ली। तीसरी बात श्वेतक, और चौथा पीतक। तो ये 4 चीजें हैं अंडे की संरचना में। और हमने कहा कि सर्वाधिक पौष्टिक भाग का नाम क्या है? पीतक। पर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन है? श्वेतक। सबसे कम कौन है? और ये कैल्शियम कार्बोनेट का कौन बना? कवच। अगर मुर्गी के आहार में कैल्शियम कम हो गया तो क्या नहीं बन पाएगा? कवच। और अगर कवच नहीं बन पाया उसके कैल्शियम की कमी होने के कारण, तो फिर अंडे जो है वो टपकेंगे तो सीधे फूट ही जाएंगे, टप टक, खत्म। और फिर ऐसी स्थिति में मुर्गियां अगर दूसरी मुर्गी का अंडा दिया होगा तो जाएगी और फोड़कर खा जाएगी। तो मुर्गी अंडे फोड़ रही है ना? तो अंडे फोड़ रही है और खा रही है, तो इसका मतलब है कि वह कैल्शियम की कमी को दर्शाता है। अब अगर हम बात करें तो अंडे की 4 संरचनाएं ये तो हमको पता चल गई। अब अंडे के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं और कितनी मात्रा में होते हैं, इनकी हम बात करते हैं। तो अंडे के अंदर हम बात करें, है ना, तो अंडे का संगठन देखते हैं। तो हमने कहा कि यह कौन कौन से अवयव मिलेंगे उनकी भी बात करेंगे, है ना। तो संगठन में अवयव देखने गए तो सबसे पहले अवयव में हमको क्या मिला? पानी। कोई भी चीज़ अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा उनमें मिलता ही क्या है? पानी। तो आपसे पूछा गया कि आपके पास में अंडे हैं और उनमें से एक अंडे के अंदर कितना पानी है? 73 से 74%। मतलब अंडे के अंदर आधे से ज़्यादा पानी, मतलब अंडे में पानी पानी है, अंडा पानी पानी हो रखा है। अब ये 73 से 74% है, परसेंट हमेशा 100 में आता है। नहीं तो कई का बोले सर अंडा 56 ग्राम का है, 56 ग्राम का अंडे में 73 ग्राम पानी हो गया, कितनी बढ़िया बात है। नहीं, मैंने 73 ग्राम बोला ही नहीं, मैंने 73% बोला। तो अंडे में पानी है 73%। फिर हम जानते हैं कि अंडे के अंदर जो सफ़ेद रंग का भाग है उसका नाम है श्वेतक। श्वेतक की बात करें तो 87% क्या मिलेगा? पानी। किसमें? श्वेतक में। फिर कौन आया? पीला पीला, पीतक। तो पीतक के अंदर हमें 49% क्या मिलेगा? पानी। देखो पानी की अगर हम बात करें
तो हमसे पूछा जाए कि भाई किस में क्या होता है, तो हम कहेंगे कि अंडे में पानी 73 से 74, श्वेतक में 87.5 और पीतक में 49। 50 लगाने से बस बच गया। चलो, तो पानी के बाद में अगर हम अगले अवयव की बात करते हैं तो अगले अवयव का नाम क्या है? प्रोटीन। अंडे में प्रोटीन है ना, वो होता है 12.5 से 13.5%। अगर एक शब्द में औसत पूछे तो अपन 13 बता देंगे। क्या बता देंगे? 13 पर। तो 13% प्रोटीन किस में है? अंडे में। प्रोटीन का अच्छा स्रोत है ना। अब अगर हम बात करें तो श्वेतक के अंदर प्रोटीन 10, और अगर हम पीतक में बात करें 16.5% क्या है? प्रोटीन। तो पीतक में देखो ना प्रोटीन ज़्यादा है। बोले सर श्वेतक में पानी ज़्यादा है, और पानी घर पी लेंगे। जैसे कई बार मान लो अपन कहीं खाना खाने जाते हैं, कई प्रोग्राम था वहाँ पर खाना खाने गए और वहाँ बोले कि दाल खा ले, तो बोले आज थोड़ी ना दाल खाना, दाल तो रोज घर खा रहे हैं, आज तो दूसरा ही आइटम लगेगा। तो वो वाली कहानी है। ठीक है, तो पानी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है? प्रोटीन। इसीलिए हमने कहा कि ज़्यादा पौष्टिक कौन है? पीतक। पीतक में प्रोटीन ज़्यादा है। प्रोटीन के बाद में अगला अवयव हम देखें तो वह कौन है? वसा। 10.5 से 11.5% अंडे में क्या है? वसा। अब वसा की अगर हम बात करें तो पीतक के अंदर होती है 31.7%, जबकि श्वेतक में होती है 0.05%। देखो पीतक में वसा भी ज़्यादा है। पीतक में क्या ज़्यादा है? वसा। और श्वेतक में वसा न के बराबर है। तो वह आदमी जिसको अपनी बॉडी बनाना है, बॉडी बनाना मतलब शरीर बड़ा करना हो, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? प्रोटीन। क्योंकि शरीर भी बना काहे का? प्रोटीन का। तो प्रोटीन किस में है ज़्यादा? श्वेतक में। पर प्रोटीन के साथ में अगर हम बात करें कि हमारे पास में वसा भी आ गई तो फिर मोटापा भी आता है। तो मोटापा से अगर आप बचना चाहते हो तो किससे बचना पड़ेगा? वसा से। तो अगर आप अंडे के अंदर देखोगे तो जो जिम जाने वाले लोग रहते हैं वो प्रोटीन डाइट लेते हैं, और प्रोटीन डाइट में अंडे का कौन सा भाग बोलते हैं? सफ़ेद वाला, श्वेतक। फिर आगे की तरफ बढ़ें तो अंडे के अंदर पाए जाने वाले अगले अवयव का नाम क्या है? वसा की बात हो गई हमारी। वसा के बाद में अगला कौन है? खनिज लवण। अंडे के अंदर खनिज लवण कितने हैं? 1%। श्वेतक में खनिज लवण 0.6, और इधर होते हैं 1.5% खनिज लवण। ठीक, तो देखो पीतक में प्रोटीन ज़्यादा, वसा ज़्यादा, खनिज लवण ज़्यादा, इसीलिए हमने कहा कि ज़्यादा पौष्टिक कौन है? पीतक। ठीक, अब यहाँ पर हमसे पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट कितना है अंडे में, कितना है? 0.9%। और श्वेतक में 1.5 है, पर इतना कम है कि गणना करना संभव नहीं है। मतलब जिस आदमी को शक्कर की बीमारी है, मतलब जिसको ग्लूकोज नहीं खाना है, तो उसको क्या खाना चाहिए? अंडा। और अंडे का भी कौन सा भाग? सफ़ेद वाला भाग, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम। अंडे के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम होती। तो यह मेरे पास में पानी, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और कार्बोहाइड्रेट, यह हमारे पास में अंडे के क्या हैं? अवयव। अब अवयवों में बात करें तो हमने पता कर लिया कि सबसे पौष्टिक अवयव का नाम पीतक। कौन सा भाग किस में कितना होता है वह हमें याद होना चाहिए। परीक्षा के हिसाब से अंडे में प्रोटीन 12.5 से 13.5% और वसा 10.5 से 11.5% होती है। अब यहाँ पर एक और प्रश्न पूछा जाता है हमसे कि भाई पीतक है
तो पीतक के अंदर आपको प्रोटीन और वसा का अनुपात बताना है। तो प्रोटीन तो कम है ना, और वसा कितनी है? तो ये वसा और ये क्या लिखा? प्रोटीन। तो पीतक में वसा और प्रोटीन का अनुपात 2:1 है। इसको हम लगभग 32 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं? 16। तो यहाँ 32 लिखा और यहाँ 16 लिखा तो 2 बार कट गया, तो 2:1। तो अंडे में श्वेतक और पेतक का अनुपात 2:1, पीतक में वसा और प्रोटीन का अनुपात। तो यह हमारे पास में है अंडे की संरचना और ये है अंडे का संगठन, है ना, कि अंडे के अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो यहाँ पर अब हम धीरे से बातें करना शुरू करते हैं कि भाई अंडा जो है, उस अंडे के अंदर, ठीक है, बहुत सारा क्या भरा है? पानी। 73 से 74% पानी है। अब आप जानते हो कि अंडे में अगर पानी भरा है तो अगर अंडे को हम रख देंगे तो धीरे धीरे उसके अंदर से क्या उड़ेगा? पानी। तो अगर धीरे धीरे उसके अंदर का पानी उड़ेगा तो उसका वजन कम हो जाएगा, और वजन कम हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? हल्का। और आप भी जानते हो हल्की चीज़ें डूबती है कि तैरती हैं? तैरती हैं, ठीक है। तो अब अंडे में से क्या उड़ रहा है? पानी। तो जैसे जैसे पानी उड़ते जाएगा अंडा ताज़ा होता जाएगा कि बासी? तो बासी होगा वो। तो धीरे धीरे यहाँ से क्या उड़ रहा है? पानी। और पानी के उड़ने के कारण यह बासी होते जा रहा है और हल्का भी तो हो रहा है, पुराना हो रहा है और हल्का। तो बासी अंडा हल्का और ताज़ा अंडा भारी। तो ताज़ा अंडा है कि बासी अंडा, ये कैसे पहचानेंगे? तो इन दोनों अंडों को उठाए और उठाकर काय में रख दिया? पानी में। पानी में या दूध में डाल देते हैं तो हम देखते हैं कि अंडे डूब गए। अंडे डूब गए मतलब ताज़ा। ताज़ा अंडा है क्योंकि डूबा, डूबा मतलब भारी। और भारी क्यों है? क्योंकि उसके अंदर पानी ज़्यादा है। और पानी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वो ताज़ा है। जैसे जैसे समय बीतेगा वो बासी होगा, अंदर से क्या उड़ते जाएगा? तो ताज़े अंडे और बासी अंडे में पहचान करना हो तो ताज़ा अंडा पानी में डूब जाता है, जबकि बासी अंडा डूबता नहीं है। क्या करता है? तैरता है। तो एक सरल सी हमारे पास में बात हो गई अंडे से संबंधित। तो यह थी अंडे की संरचना और यह था हमारे अंडे का संगठन। तो संरचना और संगठन के बाद में हम प्रोग्राम आगे बढ़ाएं तो हम बहुत छोटी छोटी बातों से आगे बढ़ते हैं कि ये जो भाग है, यही भाग अगर हम बात करें तो भ्रूण जो आता है, कौन आता है? भ्रूण। भ्रूण को क्या देता है? ऊर्जा। जैसे मुर्गी ने अंडा दिया तो अंडे दो प्रकार के आते हैं, एक होता है निषेचित अंडा और एक होता है अनिषेचित। तो समागम के बाद जो मिलता है वो निषेचित अंडा है और जो समागम के पहले मिलता है अनिषेचित, है ना। तो अब अगर हम बात करें तो समागम करने के लिए एक नर और एक मादा। तो नर मतलब मुर्गा और मादा मतलब मुर्गी। तो नर और मादा के अब हम क्या देखेंगे? जनन भाग। तो नर के अंदर और मादा के अंदर जनन भागों की फटाफट हम कहानी पढ़ेंगे। तो ये थी अंडे की संरचना और अंडे का संगठन। तो संरचना में 4 भाग थे, है ना, और संगठन में हमको पानी, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण सब प्राप्त होते हैं। अब अगर हम मुर्गे और मुर्गी की, अगर मुर्गा बोल रहे हैं मतलब नर है ना, और मुर्गी मतलब मादा।
तो मुर्गा जो होता है या नर जो होता है उसके जनन भाग को देखें, तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नर माने मुर्गा और मुर्गे के जनन तंत्र की बातें। तो ये लिखा नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र का मुख्य अंग जो है वृषण है। ठीक, वृषण की अगर हम बात करें तो मुर्गे के अंदर वृषण शरीर के अंदर हैं और जिस जगह में है उस जगह का नाम है उदर गुहा। कितने हैं? एक जोड़ी, एक दायां और एक बायां, है ना। तो दोनों कार्यशील होते हैं पर एक का आकार थोड़ा सा बड़ा होता है। तो अगर हम बात करें तो बाएं हाथ का है ना, बाएं तरफ का थोड़ा सा क्या रहता है? बड़ा। बायां मतलब लेफ्ट। तो वृषण के काम में अगर हम बात करें तो शुक्राणु निर्माण, और दूसरा नर लिंगी हार्मोन। और नर लिंगी हार्मोन का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। तो नरलिंगी हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण करना, शुक्राणु निर्माण करना, ये किसके काम हो गए? वृषण के। ठीक है। अब वृषण के ये काम हम देखें तो शुक्राणु निर्माण करना, नरलिंगी हार्मोन टेस्टोस्टेरोन स्त्रावण करना। इस टेस्टोस्टेरोन के कारण ही मांसपेशियां विकसित होती हैं। मांसपेशियां विकसित होने के कारण अगर हम बात करें तो उसका मांस कड़क हो जाता है। तो मांस को कड़क बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक। अब अगर हम बात करें तो ये जो वृषण है, वृषण से बनने वाले शुक्राणु नलियों के माध्यम से बाहर आते हैं, है ना। नलियों के माध्यम से जो नलियां शुक्राणुओं को बाहर लाती हैं उनको हम कहते हैं शुक्र वाहिनी। ठीक। तो नर जनन तंत्र में एक तो कौन मिल गया? वृषण। दूसरी कौन मिल गई? शुक्र वाहिनी। तीसरा अगर यहाँ पर हम समझे कि ग्रंथियां, तो बोले ग्रंथियां नहीं होती, अनुपस्थित। ठीक है। शुक्र वाहिनी होती है पर ग्रंथियां अनुपस्थित। ये शुक्र वाहिनी जो वृषण से निकली और एक उत्तेजनशील रचना में खुल जाती है। तो जो उत्तेजनशील रचना नर के अंदर जिसमें ये खुल रही है उसको हमने कहा पेपिली। और ये जो है यह पेपिली ही अल्प विकसित लिंग कहलाता है। तो उत्तेजनशील रचना जो मुर्गों में होती है उसका नाम पेपिली है और वही अल्प विकसित लिंग है और यही मुर्गी के अंदर शुक्राणु छोड़ने का काम करती है। तो यहाँ पर देखें तो ये वृषण, ये चुन्नू मुन्नू बन गए। यहाँ पर ये नलियों से कहाँ आ रहे हैं? बाहर। ये बाहर आकर एक नली में खुल रहे हैं। तो ये उत्तेजनशील रचना है जिसका नाम क्या है? पेपिली। और ये पेपिली नाम की रचना जो है एक बड़े छिद्र में खुलती है जिसको कहते हैं अवस्कर। या उसी को बोलते हैं क्लोएका। क्या कहेंगे? क्लोएका। तो ये अवस्कर या क्या हो गया? क्लोएका। और ये दोनों, तो ये तो वृषण है, ये नलियां शुक्र वाहिनी, और ये दोनों नलियां जिसमें खुली हैं
यह वाली रचना, इसको हमने कहा पेपिली। तो इस तरह से देखें तो हमारे पास में ये नर जनन तंत्र की कहानी है। एक जोड़ी है ना, लेफ्ट वाला थोड़ा बड़ा है, काम दोनों करते हैं पर बड़ी फैक्ट्री किस साइड में है, लेफ्ट। तो ये पूरी कहानी छोटी सी हमारे पास में है नर जनन तंत्र की। अब इसी से थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, मादा जनन तंत्र। तो मादा जनन तंत्र, इसको इंग्लिश में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं, है ना। अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो मुख्य अंग जो है, मुख्य अंग का नाम होता है अंडाशय। कहाँ मिलते हैं, उदर गुहा में। ठीक। दूसरी बात, कितने होते हैं, एक जोड़ी। जोड़ी भले ही एक है, मतलब संख्या भले ही दो है, पर बायां उल्टे साइड का क्रियाशील है बेटा, बड़ा नहीं है, क्रियाशील, मतलब यहीं से काम चलेगा, दूसरा काम ही नहीं करता उसका, है ना। तो एक ही अंडाशय उसमें क्रियाशील होता है, और यहां से क्या बनेंगे, अंडाणु। अंडाणु निर्माण करता है, अंडाणु को ही यहाँ पर जननिक मंडल भी बोलते हैं, है ना। तो अंडाणु निर्माण हो गया, और अंडाणु निर्माण के अलावा मादा लिंगी हार्मोन निकलता है, और उसका नाम होता है ईस्ट्रोजन। तो मादा लिंगी हार्मोन ईस्ट्रोजन का निर्माण भी हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो ये अंडाशय है ना। ये अंडाशय, ये अंडाशय से निकलने वाले अंडाणु एक नली में प्रवेश करेंगे। ये जो नली आपको नजर आ रही है, जिस नली के अंदर प्रवेश करते हैं, उस नली का नाम है अंडवाहिनी। तो अंडवाहिनी जो है उसको हमने 5 भागों में बांटा है। कितने, 5। तो अंडवाहिनी का पहला भाग इनफंडीबुलम, इनफंडीबुलम कहलाता है, ठीक है। इनफंडीबुलम के बाद में इसका दूसरा भाग होता है, तो वो दूसरा भाग हम मान लेते हैं यह हो गया, जिसको हमने क्या कहा, मैग्नम। इनफंडीबुलम, मैग्नम, मैग्नम के बाद में तीसरा वाला इस्थमस, इस्थमस के बाद में अगले वाले भाग का नाम है गर्भाशय। और फिर अंतिम भाग आता है ये योनि जो है, यह एक छिद्र में खुलती है, उसको हमने नाम देकर रखा है अवस्कर। इस अवस्कर में ही उत्सर्जन मार्ग भी खुलता है और पाचन मार्ग भी खुलता है, ठीक है। तो ये एक से ज़्यादा छिद्र इसीलिए बनाए कि यहाँ पर हमको ये उत्सर्जन का हो गया, है ना, और ये मलद्वार हो गया, और ये योनि मार्ग, और ये वाला तो क्या है, अंडाशय। अंडाशय में नन्ना मुन्ना कौन बन गया, अंडाणु। ये अंडाणु वहाँ से टपका तो इसमें गया, तो किस में गया, इनफंडीबुलम, है ना। तो पहले तो हम इनफंडीबुलम की क्या देखते हैं, लंबाई। तो इनफंडीबुलम की लंबाई कितनी है,
11 सेंटीमीटर। फिर मैग्नम की लंबाई 34 सेंटीमीटर। इस्थमस भी 11 सेंटी। गर्भाशय और जनन मार्ग योनि 7 से। तो अगर इस पूरी नली को कहें तो हम इस पूरी नली को कहते हैं अंडवाहिनी। अंडवाहिनी को फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। इसी को ओविडक्ट भी कहते हैं। और मुर्गी के अंदर ओविडक्ट की लंबाई 70 से 75 सेंटीमीटर, जबकि गाय में 25 से 35 सेंटीमीटर। ठीक है, पुरानी बात है, याद होना चाहिए। तो ये 5 भाग है। 5 भाग हमने किस किस भाग में लंबाई है वो लिख दी। अब ये जो है यहाँ पर वो 15 मिनट तक रुकता है। कितने मिनट? 15 रुकता है। मतलब इस भाग को पार करने में उसको कितने मिनट लगेंगे? 15 मिनट में ये भाग क्या हो जाएगा? पार। और इस भाग का कार्य क्या है? तो इस भाग का काम है अंडाणु ग्रहण करना। अंडाणु ग्रहण करना ये काम है इसका। हाँ, यहां पर होता क्या है? निषेचन। तो निषेचन जिस भाग में हुआ उस भाग का नाम क्या है? इनफंडिबुलम। अगर यहां से मुर्गे के शुक्राणु यहां चलकर पहुंच गए तो निषेचन होगा। और निषेचन होने के बाद में जो अंडा निकल कर आएगा वह रहेगा निषेचित अंडा। और उसमें छोटा सा जीव रहेगा जिसको हम क्या कहेंगे? भ्रूण। मान लो मुर्गा आया ही नहीं। अब अगर मुर्गा नहीं आया तो यहां अंडाशय से अंडाणु निकला, ये टपक गया बाहर, ये आ गया। अब ये अंडाणु धीरे धीरे खसकते हुए कहाँ आ गया? इस भाग में। जैसे ही इस भाग में आता है तो इस भाग को पार करने में उसको क्या लगता है? समय। कितना समय लगता है भाई? 3 घंटे का समय है उसके पास। इस 3 घंटे के समय में वह जो अंडाणु आया है उसके चारों तरफ एक पीले रंग का भाग स्त्रावित किया जाएगा। पीले रंग का सफेद रंग का भाग स्त्रावित किया जाएगा जिसका नाम क्या है? श्वेतक। जैसा कोई नया मेहमान आया तो भयंकर फूल मालाएं चले ना, ऐसी चल रही उसके ऊपर श्वेतक। सफेद झक कर दिया उसको। बीच में अंडाणु है और अंडाणु के चारों तरफ जो पदार्थ जम गया वो श्वेतक। तो श्वेतक का निर्माण कहाँ हुआ? मैग्नम में। अंडवाहिनी का बड़ा भाग भी कौन है? मैग्नम। यहाँ पर 3 घंटे तक वह समय बिताता है। मतलब इस 34 सेकंड को पार करने में 3 घंटे का समय लगता है। अगला भाग है इस्थमस। इस्थमस के अंदर वो कितनी देर? 1 घंटे 15 मिनट। और यहां पर निर्मित होती है झिल्ली। तो यहां झिल्ली बन गई। फिर वो आया गर्भाशय में। गर्भाशय में सबसे ज्यादा समय तक रहता है 21 घंटे। और यहां पर उसके चारों तरफ कवच का निर्माण होता है। तो कवच का निर्माण गर्भाशय में हुआ 21 घंटे में। अब मान लो आपका अंडाणु चलकर मैग्नम में आ गया था और फिर अगर शुक्राणु जा रहे हैं तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो अंडा कैसा आएगा? अनिषेचित। तो निषेचित अंडा अगर आपको चाहिए तो ये 21 और ये 3 24। तो समागम के 24 घंटे बाद, समागम के 24 घंटे बाद प्राप्त होने वाला अंडा निषेचित हो सकता है। होगा, कसम नहीं खाकर आएंगे। ठीक है, तो निषेचित है कि अनिषेचित? तो पहली बात, समागम के बाद का अंडा होना चाहिए। दूसरी बात, समागम के लगभग 24 घंटे बाद का अंडा होगा तो निषेचित होने की संभावनाएं ज़्यादा है। ठीक, 2 बातें हो गई। ये जो जनन नलिका योनि जिसको कहा है, यहाँ पर कितनी देर रुकेगा तो उसका कोई समय फिक्स नहीं है।
ठीक है। इसका क्या है? शुक्राणुओं का संग्रहण। और यहीं से समय आने पर कौन बाहर? अंडा। तो अंडा क्या आ जाएगा? बाहर। तो अंडा जब बाहर आएगा तो हमें वो अंडा जो मिलेगा वह निषेचित भी हो सकता है और अनिषेचित, तो हमको पता लगाना पड़ेगा। तो निषेचित अंडे और अनिषेचित अंडे का पता लगाना क्या कहलाता है? भ्रूण परीक्षण। क्या कहलाएगा? भ्रूण परीक्षण। तो उसकी कहानी हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं समागम। मुर्गे और मुर्गी का मिलन क्या कहलाएगा? समागम। उसको हम कहते हैं मेटिंग। क्या कहेंगे? मेटिंग। एक मुर्गा, ये बेटा एक के ऊपर ऐसा तीर बना देते थे, ये मुर्गा है, और ये एक मुर्गी है ना, ये ऐसा निशान बना देता हूँ, मादा है ना। तो एक मुर्गा एवं एक मुर्गी, इनके बीच में जो होने वाला समागम है उसको कहते हैं स्टर्ड समागम। क्या कहेंगे? स्टर्ड समागम। तो हम समागम के प्रकारों में देखें तो स्टर्ड समागम है। स्टर्ड समागम ये और ये, तो एक मुर्गा और एक मुर्गी हो तो स्टर्ड समागम। फिर अगला होता है पेन समागम। जो पेन समागम है उसमें अगर हम बात करें तो एक मुर्गा रहता है और 10 से 15 मुर्गियां। और तीसरा होता है फ्लॉक समागम। फ्लॉक मतलब समूह। मुर्गी का जो समूह होता है उसे हम फ्लॉक कहते हैं, और फ्लॉक में 6 से 8 मुर्गे रहते हैं और 100 क्या रहती हैं? मुर्गियां। तो देखो बच्चों, एक पर एक स्टर्ड, हाँ, एक पर 10-15 पेन है ना। जैसे अगर हम पेन की बात करें तो पेन को अपन, ये पेन नहीं है, वो रोटी बनाने का तवा होता है, उसको भी पेन बोलते हैं, है ना। और एक तवे पर 10-15 लोगों की रोटी बन जाती, ये भंडारा है ना। तो अगर आपको निषेचित अंडे चाहिए तो निषेचित अंडे आने की संभावना किस में होगी? स्टर्ड समागम में। तो निषेचित अंडे प्राप्त करना हो तो हमें समागम के बाद के अंडे पर ध्यान देना चाहिए। समागम के बाद भी कितनी देर बाद? 24 घंटे बाद। तो यह था हमारा नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। यहाँ पर हमारी कहानी खत्म होती है। कल इसके आगे वाली कहानी भ्रूण परीक्षण से शुरू होगी।